आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्वामी जी, पारिवारिक बात हम कर रहे थे और हमारा परिवार की जो प्रथा है ये वर्ल्ड में यूनिक है, क्योंकि अगर हम वेस्टर्न कल्चर को देखें तो वहाँ लिमिटेड नाम, जैसे पशुओं की जो वोकेबुलरी के अंदर लिमिटेड शब्द होते हैं, तो वहाँ भी परिवार में लिमिटेड शब्द होते हैं, मॉम, डैड, अंकल इत्यादि। सारी ये कैटेगरी में आती है। और भारतीय संस्कृति देखिए, जब शादी होती है एक दूसरे की तो वो कितना कितना मल्टीप्लाई होता है। दादा ससुर, नाना ससुर, मासी ससुर और जो है मासा ससुर और देरानी जेठानी, न मालूम कितने कितने रिश्ते भारतीय संस्कृति में। उन रिश्तों के अंदर व्यक्ति में आत्मीयता आती है, प्रेम आता है और उसी से वशीभूत होकर के वो एक दूसरे को सहयोग करते, अपनापन मानते। हमारे राजस्थान की एक कहावत है, अपनायत, यानी प्रेम होना चाहिए, परिचित अपरिचित दूसरी बात, लेकिन मानव है वो, उसके प्रति अपनायत आज भी चल रही है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, इतनी बड़ी संस्कृति। और देखिए, कुछ भी कहिए, माँ बाप के बिना बच्चा संसार में आता नहीं, और कितना सैक्रिफाइस के बाद में बच्चा पांवों पर खड़ा होता है, उसको भुलाया ही नहीं जा सकता है। क्योंकि माता पिता संसार के भगवान होते हैं, वही लाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, शादी करते हैं, पढ़ाते हैं और पांवों पर खड़ा करते हैं। लेकिन जो भारतीय संस्कृति में, चलिए न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, नहीं बदला सकता, मान लिया, लेकिन ये तो जो जन्म लेने वाला बच्चा है उसको ये तो एहसास होना चाहिए कि मेरे माता पिता जिसने मुझे 25, 27, 30 साल का करे पांवों पर खड़ा किया, मैं कैसे एहसान बोलूं। और सबसे बड़ी बात, जो कष्ट की बात है, माता पिता बेचारे 75, 80, 85 साल के हो गए और उनको वृद्धाश्रम का जीवन जीना पड़ रहा है। ये वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट हमारी भारतीय संस्कृति में वेद, पुराण, त्रिपिटक, आगम कहीं भी उठा के देख लीजिए, कहीं नहीं है। माता पिता को अम्ब्रेला कहा गया, माता पिता बिना हम अनाथ गिने जाते हैं, चाहे वो 90 साल के बैठे हैं तो सनाथ गिनता है। ऐसी दुर्गति कम से कम, चलिए न्यूक्लियर फैमिली हम नहीं रोक सकते, लेकिन वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए। चलिए साथ भी नहीं रहे, लेकिन माता पिता के पास में बच्चा कम से कम एक बार आकर के टिफिन पहुंचा दे, उसकी चिकित्सा करा दे, कुछ भी करा दे, तो कम से कम ऐसा होना चाहिए। वृद्धाश्रम कोई मालिक ही नहीं, जिसका कोई दड़ी दोरी नहीं है। कृपया इस वृद्धाश्रम को कैसे रोक सकते हैं? ये वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्या ये भारत में, एटलीस्ट में अभी हम, हमारा एक तरफ कहते हैं भारत धर्म गुरु देश है और हमारी सोने की चिड़िया और हमारी इतनी बड़ी साख है, और हम मूल में भूल हो रही है, हमारी मूल संस्कृति को भूलते जा रहे। इस पर तो कहीं कहीं प्रहार करना पड़ेगा। तो मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ वृद्धाश्रम के। तो किस तरीके से इसको रोक सकते हैं? साथ मत रहो, लेकिन वृद्धाश्रम कॉन्सेप्ट आप भी अध्यात्म विज्ञान व्यवहार दृष्टि से कृपया इसके बारे में थोड़ा वकालत कीजिए और कुछ इसके बारे में प्रकाश डालिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, वृद्धाश्रम की जो बात है, ठीक है, समाज में अच्छा नहीं है, और उसमें क्योंकि प्रेम भावना जब कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, या तो एक दूसरे के साथ रहना जब बोझ बन जाता है ड्यू टू द एडजस्टमेंट, तो
समाज में ऐसी परिस्थिति आती है, कभी कभी माँ बाप की गलती से सब कुछ दे देने के बाद बच्चे के साथ नहीं रह सकते हैं, बच्चा कुछ करता नहीं है, तो फिर वो कहते हैं कि चलो भी आपको जो कुछ करना है हम वृद्धाश्रम में आपको रख देते हैं और वहाँ जो कुछ पैसा देना है वो हम दे देंगे, ताकि आप आपकी तरह जीवन जिए, हम हमारी तरह जीवन जिए। ये सब कुछ बना हुआ है, मगर मैं इसका अच्छा रास्ता ऐसा मानता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर वृद्धाश्रम के अलावा सीनियर सिटीजन होम्स बनने चाहिए। जहाँ फॉरेन में तो ऐसा हो चुका है, जहाँ 55 प्लस, यहाँ 60 प्लस करो, 60 प्लस कोई भी व्यक्ति वहाँ रह सकता है स्वतंत्रता से। वहाँ कोई ज़्यादा काम नहीं होता है, रहने की सुविधा होती है अच्छी, खाने पीना तो आप बाय करके बना सकते हैं, खा सकते हैं। वहाँ मेडिकल सुविधा हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो सकती है, जनरल मेडिकल सुविधा, जनरल ट्रांसपोर्टेशन सुविधा, वहाँ क्लब हो सकता है, वहाँ एक्सरसाइज का साधन हो सकता है, मगर ओनली फॉर सीनियर सिटीजन। और मीटिंग होती है महीने में 1 बार 2 बार, या एवरी संडे होती है, गेट टुगेदर होता है, किसी के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, किसी को और कोई स्पेशल होता है तो वो करते हैं। वहाँ बड़े बड़े नेता, अभिनेता या ऐसे व्यक्तियों को बुलाते हैं मार्गदर्शन के लिए, अलग अलग फील्ड के होते हैं। तो एक ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिसके आधार से माँ बाप भी अपनी एक नई जीवन जी सकते हैं। और मैंने यही कहता हूँ कि ऐसा जीवन जीने के लिए भी पहले आपके पास पैसा चाहिए और दूसरा स्वास्थ्य चाहिए। बाकी सब कुछ सुविधा वो दे देते हैं। आपको रोड रिपेयर करना है, मकान के बाहर घास काटना है, मकान का रूफ रिपेयरिंग करना है, ग्लास साफ करना है, सड़क के किनारों पर रोड को, फुटपाथ को रिपेयर करना है, ये कुछ भी नहीं करना है। आपको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, मगर सब कुछ वो करेंगे। आपको तो घर में रहना है और खाना बना के खाना है, या तो बाहर जाके खाना खाओ, आपकी मर्जी। मगर जो आउटडोर एक्टिविटीज होती है वो आपको कोई काम नहीं करना है। और प्लस वहाँ जिम होता है जहाँ एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग ट्रेल होती है, जहाँ आप एक दूसरे को मिलते हैं। संडे कोई प्रोग्राम होता है तो एवरी संडे होता है। किसी बर्थडे पार्टी में तो वहाँ कॉमन ग्रुप बनाते हैं, मैसेज भेज देते हैं कि आज मेरी बर्थडे, प्लीज वेलकम टू ऑल। तो उसमें भी ज़्यादा कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती है। और वहाँ कुछ खाना बनाने की बात है तो वो बोल देते हैं सबको मेरे को आइसक्रीम देना है, सबको मेरे को ये ब्रेकफास्ट देना है, तो वो बना देते हैं, आपको पैसा ही देना है। तो ये ईजी हो गया और आपको भी आपके जीवन में संतोष होगा। और वहाँ कंपलसरी ऐसा है कि सीनियर सिटीजन होम्स में यंग लड़का लड़की नहीं रह सकते, मिलने के लिए आ सकते हैं, 1 2 3 दिन रह सकते हैं, मगर नॉट परमानेंट और लॉन्ग टर्म, नॉट अलाउड, ताकि झंझट ही नहीं। तो इसीलिए, क्योंकि ऐसा होम वो एक्चुअली गड़ागर नहीं है, वहां फैसिलिटीज है, वहां मनोरंजन है, एक दूसरे को मिलकर आनंद आता है, क्योंकि एवरेज पीपल इक्वल एज के हैं और समस्या भी इक्वल होती है। तो वो ऐसा सोचते हैं कि चलो भी हमको ये तकलीफ है तो उसका समाधान हम सब मिलकर बनाए, तो इजी हो जाता है। आप समझे? तो वहां 300-400 फैमिली इकट्ठी हो जाती है सीनियर सिटीजन होम्स में। उसके लिए एक हॉस्पिटल बनाना है, 2 ट्रांसपोर्टेशन कार लेना है जो एयरपोर्ट ले जाती है छोड़ती है, मार्केट में ले जाती है छोड़ती है, बस स्टैंड पे ले जाती है छोड़ती है, या टेम्पल पे ले जाना छोड़ना, ये कॉमन होता है तो इजी हो जाता है। इंडिविजुअल नहीं बाय कर सकते, जनरल तो कर सकते हैं। और वो आपको ये सब खर्चा करने के लिए जो पैसा चाहिए वो मेंटेनेंस में ले लेते हैं, पर हेड, पर फैमिलीज, पर हाउस। तो मैं समझता हूं ये सिस्टम थोड़ी अच्छी है, कम से कम हम फ्रीली जी सकते हैं और आपका पैसा आपको यूज करना है। तो अभी मेरे को ये सॉल्यूशन अच्छा लगता है और साथ में रहूंगे। एक मोह होता है माँ बाप को कि साथ में रहूं, बच्चे के बच्चे को मैं मेरे साथ में रखूं, उनके साथ खेलूं, आनंद लूं। ठीक है, अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। मगर अभी जिस प्रकार का जो माहौल है इसमें इतना आपको फील करने के लिए
बहुत कुछ गिव अप करना पड़ता है, और बच्चे लोग, बहू और लड़का, वो आपको मजबूरी समझ जाते हैं। तो ये ठीक नहीं है। हम बच्चे के साथ भी खेले, हमको 1-2 दिन हमारे घर पे रख दे सैटरडे संडे, फिर ले जाए, अच्छी बात है। उनको ग्रो होने दो अपनी तरफ से। तो मैं समझता हूं कि मगर ये दोनों के लिए स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और पैसा होना चाहिए, 2 तो कंडीशन है। मगर वो सीनियर सिटीजन होम वो गड़ागर नहीं है, आप समझो। और वो कंपेयर टू उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो वो चीप होता है। जैसे हमारे भारतीय गवर्नमेंट देती है सब्सिडी, मकान पहली बार खरीदते तो ऐसे वहां भी देती है। सीनियर सिटीजन होम्स में गवर्नमेंट सर्विस वो क्या कहते हैं, टैक्स बैक्स कुछ नहीं लेती है, कम लेती है, वगैरह वगैरह फैसिलिटीज। यस, इस उनका जो इलेक्ट्रिक बिल आता है वो भी कम रेट का होता है, क्योंकि दे आर नॉट अर्निंग द मनी, हेल्प है। यस। और दूसरी बात, वो जो सोसाइटियों का जो टैक्स होता है उसका रेट भी क्या है, बहुत कम है, कम होता है। तो इस प्रकार से वो बेनिफिट देते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूं वर्तमान समय में समाज के लिए, समाज के खास करके सीनियर सिटीजन के लिए ये अच्छी बात है। ऑफिशियली उसमें गड़ागर नहीं रहेगा, आप आपकी मर्जी से जीते हैं, तो मेरे को ये अच्छा रास्ता लगता है। और आपने जो कहा कि कम से कम माँ बाप को गड़ागर में नहीं रखना चाहिए, वो तो मैं मानता हूं कि नहीं रखना चाहिए। मगर कभी कभी क्या होता है कि माँ बाप या तो कम इनकम वाले होते हैं, जिनके पास कोई पैसा बच्चे को शादी कराने के बाद और बहू के लिए ये ज्वेलरीज वगैरह लेने के लिए जो पैसा खर्च कर दिया है, और बच्चे को मकान के खरीदने के लिए जब माँ बाप ने पैसा दे दिया है, अभी उसके पास कोई पैसा बचा नहीं है अपने खुद के जीवन के लिए, और बच्चे अपना मान के उनको सब कुछ देने का प्रयास किया जो भी था, फिर बाद में उनकी जो लाइफ होती है पिछली लाइफ, उसमें 1-2 लाख रुपया का भी खर्चा वो नहीं कर सकते हैं, और बच्चे के ऊपर फिर हैंडीकैप हो जाते हैं। तो शुरू में तो 1-2 बार तो बच्चा करते हैं, फिर बहू और बच्चा सोचता है कि आखिर ये कब तक करेंगे, हमारी भी तो, हमने भी पैसा ले लेके ये मकान वगैरह बनाया है, ये बच्चे को पढ़ाना है, उसको भी इसको फीस वगैरह देना है, तो फिर वो क्या सोचेंगे, चलो भी गड़ागर में रख दो। तो ऐसा होता है, तो सोचना है अपने को कि इतनी सारी मेहनत किया है तो हम अपने लिए भी कुछ सोचें, बच्चे के लिए भी तो सोचे, अपने लिए भी सोचे। इतना भावावेश में ना आ जाओ कि हम सबको बच्चा और बहू को दे दे और फिर तकलीफ में आ जाए, ऐसा नहीं करो। तो ऐसा मैं मानता हूं, अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है। बाकी मेरे पास तो ये अच्छा रास्ता मेरे को दिखता है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि बच्चे और माँ बाप को अलग होना चाहिए, मगर ड्यू टू द सिचुएशन, ड्यू टू द एनवायरमेंट एंड ड्यू टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यंग जनरेशन, मेरे को ये रास्ता अच्छा लगता है, आप समझे। तो देखो अभी कुदरत आगे जाके लोगों को कहाँ ले जाना चाहती है, मगर ये मेरी राय है। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया कि वृद्धाश्रम का की जगह सीनियर सिटीजन होम, जिसके अंदर जो एनजीओज है, जियोज है, सुविधा देवे और व्यक्ति उसके अंदर परवश फील न करे, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखे, हल्का फुल्का काम भी करे, सहयोगी बने, ये उससे बेटर हो सकता है। एक भी सॉल्यूशन है, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया तो सॉल्यूशन ये है कि माँ बाप अब जो है साथ में रहे तो बड़े प्रेम से रहे, और वैसा अगर कुदरत चाहेगी तो वैसी स्थिति बनेगी। खैर चलो, ये कुदरत जैसा करती है वैसे। स्वामी जी, कोई व्यक्ति जनरली 60 साल के बाद के अंदर उसका शरीर भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, और आज तो कोरोना के बाद जो साइड इफ़ेक्ट जितना आया है उसको देख के तो 60 के बाद में लोग काफ़ी, मतलब कहना चाहिए कि स्वास्थ्य की दृष्टि से गिरावट आई है। और आगे भी क्या होगा, तो कहने का मतलब व्यक्ति 60 के बाद के अंदर किस गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है
और प्राइवेट धंधा होता है तो भी बच्चे बच्चे सब काम संभाल लेते हो, करीब करीब वो रिटायरमेंट एज पे, सेवानिवृत्ति पे आ जाता है। तो ऐसे सीनियर सिटीजन्स कैसे अपने आप को एक अच्छा समाज का जो आदर्श व्यक्ति समझते हुए और स्वाभिमान के साथ में किस तरीके से अपना पूरा जीवन यापन करे, तो अध्यात्म की दृष्टि से क्या कोई सॉल्यूशन है कि वह जो सीनियर सिटीजन लास्ट एंड तक समाज का यूजफुल व्यक्ति बना रहे, कि समाज चला करके उसकी सहायता ले, परिवार चला करके उसको बुलावे। भेजने की बात तो दूर है, बच्चे उसको कहे कि नहीं आपको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा, उपयोगी चीज को कौन निकालना चाहेगा। हमारे एक राजस्थानी में कहावत है कि बाकड़ी गाय को कोई नहीं पूछता है, जो दुधारू गाय होती है सब उसकी केयर करते हैं। तो यूजफुल व्यक्ति की तो सभी केयर, तो एक जो रिटायर्ड व्यक्ति कैसे यूजफुल बना रहे टिल एंड तक, वो थोड़ा नुस्खा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि हमको चौमुखी बनना पड़ेगा। हमको समाज के हर तबके की क्या क्या जो प्रॉब्लम्स है उनका सलूशन किए बिना अध्यात्म विज्ञान जो है केवल मुक्ति के मार्ग को लेकर के और कार्यकारी नहीं बन सकता। तो कृपया ऐसे के लिए कोई रास्ता अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए। देखो, रास्ता तो है और बहुत रास्ता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आदमी को रिटायर होने के बाद भी कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं है तो भी पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ेगा, और अगर पैसा है तो सामाजिक एक्टिविटीज कहो, घूमने फिरने की एक्टिविटीज कहो, फ्रेंड सर्कल को मिलने की एक्टिविटीज कहो, और इसी प्रकार से समाज के कुछ काम भी करते रहे और अपना उत्साह भी बढ़ाते रहे। ये कर सकते हैं। मैंने पहले बता दिया था कि दो बात आपको ध्यान में रखनी है आफ्टर सीनियर। आपके पास पैसा होना चाहिए और स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। पैसा नहीं है तो आपको पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए ताकि आप सेल्फ सफिशिएंट रहें, हैंडीकैप लाचार नहीं रहे। और करते हैं, भारतवर्ष में क्या विदेशों में करते हैं, एट द एज ऑफ 75-80 ईयर्स भी वहाँ जॉब करते हैं। जहाँ तक आप काम कर सकते हैं तो वहाँ तो ऐसे है नहीं कि आपको रिटायर कर देंगे। हाँ, गवर्नमेंट में है, प्राइवेट जॉब में एज बार वहाँ नहीं है कि आपको 55, 50, 60, 65 रिटायर होना ही है, ओके, कंपलसरी नहीं है। जो कंपनी को काम चाहिए वो काम देते हैं और आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो रिजाइन कर सकते हैं। एक सिस्टम यहाँ बनी हुई है। और लोग कभी कभी उम्र वाले होते हैं तो 8 कलाक काम नहीं करते, तो पार्ट टाइम 20 कलाक काम कर लेते हैं, तो ऐसे भी अपना जीवन चलाते हैं, बाकी सब काम घूमते रहते हैं। तो डिपेंड, तो ऐसी बहुत सारी सुविधा परिस्थितियों के अधीन समाज में भी आएगी और कंपनियों में भी आएगी, काम भी ऐसा हो जाएगा। तो लोग करते हैं ऐसा, मैंने देखा है। तो समाज में ऐसा तो होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप जब उम्र होते हुए भी अगर आप स्वस्थ हैं और आप अभी भी पैसा कमा रहे हैं अच्छी तरह, क्योंकि आपके पास तो तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो कम समय में आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं, कम लेबर से भी ज़्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि आपके अनुभव के बाद में आपने सार निकाला है। तो हो सकता है कि आपकी इनकम के आधार से बच्चे आपको रखना चाहे, 60, 70, 75, 80 तक भी रखना चाहे, हो सकता है ऐसा। तो ये सब बातें परिस्थितियां के ऊपर आधारित है। मूलतः स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और पैसा हमारे हाथ में होना चाहिए, फिर हम कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। फरियाद करने से बेटर हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, और उसमें एक ही बात है रिजॉल्व करने के लिए, हम कोई भी परिस्थिति में एज फार एज पॉसिबल सेल्फ सफिशिएंट बने, कि दूसरे के ऊपर जितना डिपेंडेंट कम होंगे इतना हम स्वस्थ रहेंगे, तन से, मन से और धन से। तो ये तो कंडीशन है
चलो देखते हैं आगे आगे कि समाज की अच्छाई के लिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो रहा है। बस यही हम सबके लिए मंगल कामना। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि जो वरिष्ठ नागरिक है 60+ के लोग हैं उनको उपयोगी बने रहना चाहिए। उनके पास हुनर है, उस हुनर को वहाँ जंग नहीं लगने देना चाहिए, उसको लगातार एंड तक काम रहना चाहिए। और क्योंकि उन्होंने 60 वर्ष तक समाज के लिए काम किया है तो वो चीज़ तो उपयोगी है। जब इतना काम किया उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, स्वास्थ्य को मेंटेन रखो, उपयोगी बने रहो। कुल मिला के बात ये है, आप स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए उपयोगी बने रहो तो आपकी पूछ रहेगी, आपका जीवन अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपने कहा कि ये करेक्शन कहाँ करना है, उस पॉइंट को देखिए कि जो डॉक्टर ने जो है वो सारी डायग्नोसिस कर दी, अब उसको दवाई लिखनी है तो डायग्नोसिस में क्या पाया गया वो मुख्य बात है, तभी वो टैबलेट देगा, इफेक्टिव होगी। तो हमको करेक्शन मान्यता में करना है, हमको करेक्शन बाहर नहीं करना है। बाहर कर रहे तो हमारे बस की बात नहीं, वो तो सृष्टि बदलना हम कर नहीं सकते, उसमें हम पर्व से करेंगे तो भी आपका टाइम वेस्टेज हो और कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी मालिक तो कुदरत है। मान्यता में परिवर्तन करो। मान्यता में परिवर्तन करने का मतलब नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम। ये चेंज किया तो हमारी रॉन्ग बिलीफ राइट बिलीफ में चेंज हो जाएगी और आपको कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून का साक्षात्कार होगा और आप जो केवल दर्शन की नींव, पहली ईंट आपके लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। स्वामी जी, इससे जुड़ी हुई बात, नो ऑनरशिप नो डूअरशिप से जुड़ी हुई निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये मेरे को बहुत अपीलिंग लगता है। तो इसके बारे में चिंतन भी करता हूँ, ध्यान भी करता हूँ, अनुप्रेक्षा भी करता हूँ और उसको बिलीफ में बिठाता हूं। तो ये निमित्त भाव क्या है, निर्दोष दृष्टि कैसे है, अकर्ता कैसे बने रह सकते हैं और उससे हम शुद्ध आत्मा की कैसे प्राप्ति कर सकते हैं, इस पूरे समीकरण को, निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा को आप अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से खुलासा कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे सरल बात यह है, जहां तक हमारी दृष्टि में लाइन ऑफ डिमार्केशन मैं और मेरा और मैं और मेरा क्या नहीं है, ये डिमार्केशन होना अपनी दृष्टि में, सोच में, समझ में बहुत जरूरी है। क्योंकि आध्यात्म की शुरुआत आगे बढ़ने की केवल दर्शन के मार्ग में वो दृष्टि से होती है। क्रिया, धर्म की शुरुआत क्रिया से होती है, आध्यात्म की शुरुआत दृष्टि से होती है। तो करेक्शन दृष्टि में करना है। और जब आपकी दृष्टि में सेट हो गया कि ये जो जीवन चल रहा है, वो चल रहा हुआ जीवन एक कर्मों की भुगतान का फिक्स प्रोसेस है और वो प्रोसेस का संचालक कुदरत है और वो प्रोसेस के संचालक में भुगतान के लिए कुदरत ने हमको शरीर और बाकी सब संजोग और अवस्था दिया है, मगर वो न हमारा था, न हमारा है और ना ही हमारे पास रहेगा। ये सनातन सत्य है। इसमें नात, जात, धर्म, संप्रदाय बीच में नहीं आता है। तो बात ये समझने की जरूरत है कि कैसे हम ये दर्शन को यथार्थ रूप में समझे, क्योंकि दर्शन का मतलब होता है सैद्धांतिक ज्ञान।
श्रद्धा का ज्ञान नहीं, व्यू पॉइंट नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ लव, जो सभी जीवों को एक ही सिद्धांत से लागू होता है। और वो समझना बहुत जरूरी है अगर केवल दर्शन की ओर आगे बढ़ना है तो। ज्यादातर लोग पाप पुण्य के आधार से जो क्रिया हो रही है, सामाजिक और धार्मिक, इसमें डीप चले जाते हैं और इसके ऊपर सनातन सत्य रूपी कुदरत और कुदरत का कानून है, वहां तक सोचते भी नहीं है। और इसीलिए उसका जीवन पाप पुण्य की दो साइड की नैया में मान्यता के मुताबिक चलती रहती है। यहां अनुभवी ज्ञानी पुरुष का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलेटिव सत्य की बैरियर, रिलेटिव सत्य यानी सामाजिक और धार्मिक सत्य का एक नाम है रिलेटिव सत्य। रिलेटिव सत्य की बैरियर को तोड़ना और ऊपर जाना, ये आम लोगों के लिए डायरेक्ट बस की बात नहीं है। मगर जब ज्ञानी पुरुष उसको सरल भाषा में, अनुभवी ज्ञानी जब इसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता है तो अवश्य वो समझ जाता है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि ये पहले फंडामेंटल साइंस को समझोगे कि कुदरत क्या है, 6 तत्वों से बनी है। मुख्यतः 2 तत्व है, जड़ और चेतन। बाकी के 4 तत्व है जड़ की अवस्था को सहायक है। इसमें चेतन वो तो कैटालिस्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। जो कुछ भी होता है वो जड़ में ही होता है। और जो हमको दुनिया में जो परिवर्तन दिखता है वो जड़ की अवस्था है, वो हमारी या चेतन की अवस्था नहीं है। ये सब बातें धीरे धीरे यथार्थ रूप में समझनी पड़ेगी। और हमारा दिमाग, हमारा प्रयास, हमारी स्पीच, थॉट, एक्शन, व्यवहार सब इसमें लगे हुए हैं। तो ये एक मैकेनिकल प्रक्रिया है, उसमें कोई ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है। मगर आप इसको बाईपास होती देखो, विदाउट ब्लेम एंड क्लेम एंड विदाउट ओपिनियन, बिकॉज ये हो रहा है और तुम्हारे दिमाग में मैं कर रहा हूं, इसलिए बोझ है। दूसरी बात, मैं अपने जीवन में कुछ संबंध के रूप में, संपत्ति के रूप में, सत्ता के रूप में, साधन के रूप में कुछ पाया, तो मेरे को लगता है कि मैंने कुछ पाया। तो कुदरत कहता है नहीं, ये पाया नहीं है। आपको जो मिल रहा है वो आपका पुण्य जरूर है, मगर वो पुण्य के साथ आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। आप अकेले इस चीज को उपभोग नहीं कर सकते। तो सी, क्योंकि ये सबके लिए है, यू आर द वन ऑफ द पार्ट। और इसीलिए हम दुनिया में कुछ जन्म लेके कुछ पाते हैं, खोते हैं, जिनकी पूरी असर पूरे परिवार में होती है। तो ये परिवार का म्यूचुअल कर्मों के भुगतान है, जिसके मुख्य निमित्त आप हो सकते हैं, मगर दे ऑल आर पार्ट ऑफ दिस कर्म इनडायरेक्टली। जब आपने कॉज डाला था तब वो साथ में होंगे, तो इफेक्ट के समय भी क्या है, साथ में है। और इसीलिए इस प्रकार के कर्म जब निकलते हैं, रिजल्ट के रूप में आते हैं, परिणाम के रूप में आते हैं, तब हमको समझना है कि ये हो रहा है, कोई कर रहा नहीं है। तो इसको हम ऑब्जर्वर से कुदरती रचना के रूप में जितना आसानी से देखेंगे तो हमारा ज्ञान दर्शन स्थिर रहेगा और अवस्था से मुक्त रहेगा। और यही अवस्था से मुक्त रहने से हमारा दर्शन स्थिर रहेगा। यही डेवलपमेंट और सही अनुभव का मार्ग है। मैंने पहले भी कहा, केवल ज्ञान और केवल दर्शन खुला होता है,
प्राप्त होता नहीं है। और खुला होने का मतलब है वो ही ओपन होता है। दर्शन में सिद्धांत ओपन होते हैं और केवल ज्ञान में सब कुछ ओपन हो जाता है। तो ओपन होता है, प्राप्त होता है, चला जाता है, ऐसा नहीं है। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और ज्यादा विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत गहरा फोकस किया कि जब तक आप अकर्ता नहीं बनते, जो बेसिक फाउंडेशन जो है मोक्ष की लगती है वो अकर्ता बनने से, निमित्त भाव से आती है। आप मालिकाना हक छोड़ दीजिए, सब करने वाली कुदरत है और ये कुदरती रचना के और कुदरत के कानून के अनुसार आप मालिक मत बनो। हम भूल करते हैं, मालिक बन जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते। नौकर और जो मालिक दोनों में से तो नुकसान तो मालिक का होता है, नौकर का थोड़ा ही होता है, उसको तो तनख्वाह से मतलब होता है। तो करने वाली कुदरत, हम खुद कुदरत बन जाते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और यही सबसे अज्ञान का ये मूल है। बहुत सुंदर बात स्वामी जी आपने कही, आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।